मित्रों, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजू शर्मा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय जेएमपी महाविद्यालय तखतपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज हम एमए के द्वितीय सेमेस्टर पेपर चतुर्थ अनिवार्य बी चीन और जापान का इतिहास के अंतर्गत इकाई 5 के टॉपिक चीन एवं द्वितीय विश्व युद्ध पर चर्चा करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे द्वितीय चीन जापान युद्ध 1936-37 ईस्वी। चीन के द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के कारण चीन द्वितीय विश्व युद्ध में 1941 ईस्वी में शामिल हुआ। चीन जापान युद्ध अभी अपने दूसरे वर्ष में ही प्रवेश किया था कि यूरोप में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। 8 सितंबर सन 1941 ईस्वी को जापान भी अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस महायुद्ध में शामिल हो गया। इस समय मित्र राष्ट्रों ने सुदूर पूर्व में अपना ध्यान केंद्रित न करके नाजी जर्मनी को पराजित करने में लगा दिया था। इससे जापान को चीन, इंडो चाइना, बर्मा व मलाया में अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो गया था। चीन की निरंतर पराजय से मित्र राष्ट्र बहुत अधिक चिंतित थे। उनके द्वारा अर्थात अमेरिका और इंग्लैंड के द्वारा चियांग काई शेक को जो सैनिक सहायता दी जा रही थी, उसके पीछे भी मुख्य रूप से दो कारण थे। पहला, यदि चियांग काई शेक ने आत्मसमर्पण जापान को कर दिया तो जापानी सेनाएं चियांग सरकार का विरोध करने के लिए चीन में विद्यमान हैं, वे खाली हो जाएंगी तथा जापान उनका उपयोग युद्ध में दूसरी जगह कर सकेगा। दूसरा, यदि संपूर्ण चीन पेकिंग व नानकिंग सरकार के नियंत्रण में आ गया तो जापान इस विशाल देश की धन और जनशक्ति का उपयोग मित्र राष्ट्रों को पराजित करने में करेगा। इस कारण मित्र राष्ट्र चियांग काई शेक को खड़ा रखना चाहते थे। चियांग को इस प्रकार से मित्र राष्ट्रों के सहयोग से विश्व युद्ध में शामिल होना बहुत अधिक लाभप्रद था। पश्चिमी राष्ट्रों से प्राप्त युद्ध सामग्री जो कि उसे जापान के विरुद्ध प्राप्त हो रही थी, वह सामवादी खतरे से लड़ने के लिए प्रयोग कर सकेगा एवं विदेशी शस्त्रों, अस्त्रों व आर्थिक सहायता से जापान पराजित हो जाएगा, जिससे उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस कारण दिसंबर सन 1941 ईस्वी में चीन की लोकतांत्रिक क्रांति के युग में दूसरी बार विश्व युद्ध में फंसना पड़ा। ब्रिटिश और अमेरिकन घोषणाओं के बाद उसने स्वयं जापान के विरुद्ध घोषणा कर दी। जापान के विरुद्ध पिछले 4 वर्षों से उसका युद्ध धुरी राष्ट्रों अर्थात जर्मनी, इटली व जापान के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध का अंग बन गया। चीन एवं द्वितीय विश्व में हम देखेंगे युद्ध की स्थिति क्या थी। 11 जनवरी 1943 को अमेरिका व ब्रिटेन की चीन से संधि हुई और फिर अमेरिकन सहायता भी मिली। जापान तथा चीन का विश्व युद्ध में शामिल हो जाने का जो परिणाम था, वह चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। युद्ध की प्रगति के साथ यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि मित्र राष्ट्र चीन की सहायता के इच्छुक हैं, परंतु उनका संपूर्ण ध्यान नाजी जर्मनी को पराजित करने में लगा हुआ है। जर्मनी ने इसी समय रूस पर भी आक्रमण कर दिया। इससे चोकिंग सरकार को रूस से प्राप्त होने वाली सहायता बहुत कम हो गई।
जापान के बर्मा पर अधिकार करने से ब्रिटेन के भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। इसके कारण बर्मा होकर जो संपर्क पश्चिमी शक्तियों से था वह एकाएक टूट गया। अब चुकिंग सरकार के पास एक दुर्गम वायु मार्ग द्वारा सहायता भेजी जा सकती थी। यह वायु मार्ग उत्तरी पश्चिमी असम सीमाओं से लगे हिमालय की चोटियों के मध्य होकर जाता था, परंतु मित्र राष्ट्र इतनी कठिनाइयों के पश्चात चीन की सहायता के लिए तत्पर थे। वे इस मार्ग द्वारा बराबर चीन की सहायता करते रहे। ब्रिटेन की दशा इस समय अत्यंत ही शोचनीय हो गई थी। उसकी अपनी सुरक्षा व आर्थिक दशा संकट में थी। इस कारण अब चीन को युद्ध सहायता पहुंचाना एवं उसका युद्ध के लिए मनोबल बनाए रखने का संपूर्ण उत्तरदायित्व अमेरिका पर आ गया था। राजनयिक तथा राजनीतिक मोर्चे पर सर्वप्रथम अमेरिका ने असमान संधियों के अवशेष समाप्त करके चीनियों में विश्वास व साहस भरने का प्रयत्न किया। परिणाम स्वरूप 11 जनवरी 1943 ईस्वी को अमेरिका व ब्रिटेन दोनों चीन से संधि कर अपने देशोत्तर अधिकार तत्काल समाप्त करने की घोषणा की। दिसंबर सन 1943 ईस्वी में अमेरिका ने चीनियों के संयुक्त राष्ट्र में बहिष्कार के नियम को भंग कर दिया। 22 व 26 नवंबर सन 1943 ईस्वी को रूजवेल्ट व चर्चिल ने चियांग काई शेक से काहिरा सम्मेलन में भेंट की तथा चीन में आत्मसम्मान व आत्मविश्वास पैदा करने के लिए यह कहा गया कि चीन एक महान राष्ट्र है। इस भेंट का अर्थ साधारणतः यह समझा गया कि चीन की गणना विश्व के महान राष्ट्रों की कोटि में की जाने लगी। 1943 ईस्वी तक अचानक चीन की युद्ध करने की क्षमता चीन की सहायता की। अब हम देखेंगे कि युद्ध काल में चियांग काई शेक की क्या स्थिति थी, युद्ध का चीनी जनता पर क्या प्रभाव पड़ा और लास्ट में युद्ध और चीन। जिस समय स्टिलवेल को चीन भेजा गया उस समय चियांग ने उसके सहयोग के अनेक वायदे किए, उनसे सहयोग के अनेक वायदे किए। हर संभव प्रयत्न द्वारा जापानी अजगर को पराजित करने की शपथ ग्रहण की, परंतु शीघ्र चियांग की स्थिति स्टिलवेल के सम्मुख स्पष्ट हो गई। उन्होंने अपने परराष्ट्र विभाग को लिखा कि चियांग का उद्देश्य इस समय जापान को पराजित करना नहीं है, अपितु वे विदेशी सहायता का प्रयोग करके अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कर रहे हैं। साम्यवादियों को कुचलने के विषय में इनकी विशेष योजना यह है कि जो सैनिक सामग्री मित्र राष्ट्र उनको जापान के विरुद्ध प्रदान करते हैं उसे वे अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं, ताकि जापानियों के देश से हट जाने के पश्चात, जिनका कि उनको पूर्ण विश्वास है, साम्यवादियों के विरुद्ध उसे प्रयोग कर सकें। सत्य यह है कि चियांग इस समय सच्चे हृदय से लड़ना नहीं चाहते थे। चियांग के इस प्रकार के रवैये से स्टिलवेल बहुत असंतुष्ट थे, इसलिए दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ता चला गया। अपने एक पत्र में तो, जो कि संभवतः सन 1944 ईस्वी में लिखा गया था, स्टिलवेल ने यहां तक कहा कि चीन की समस्त कठिनाइयों का एकमात्र हल चियांग को उस देश से हटा देना है। जो तथ्य चीन के प्रस्तुत दुर्भाग्य का कारण यही है कि साम्यवादियों से अत्यधिक घृणा करते हैं, और इस घृणा का मूल कारण यह भय है कि कहीं साम्यवादी सरकार की कोई स्थिति उनको ना मिल जाए। फलस्वरूप दोनों दल इस संदेहमूलक वातावरण में एक दूसरे से सतर्क हैं और कोई अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध नहीं कर रहा है। यदि यही स्थिति चलती रही
तो चीन में जापान के हटने पर भयंकर गृह छिड़ जाएगा। यदि संयुक्त मोर्चे से पूर्व रूस इस युद्ध में हस्तक्षेप करता है तो चीन शीघ्र साम्यवादी रूस के प्रभाव में व उसकी अधीनता में आ जाएगा। युद्ध के दौरान चीनी जनता की क्या स्थिति थी? एक और चियांग की यह स्थिति थी, दूसरी ओर चीनी जनता 6 वर्ष के युद्ध के कारण निराश व परेशान हो गई थी। लाखों व्यक्ति बेघरबार हो गए थे। यह आशा धूमिल हो रही थी कि अमेरिका व ब्रिटेन से व्यापक पैमाने पर सहायता प्राप्त होगी। ध्रुवीय राष्ट्रों की आरंभिक विजय के समाचार निरंतर चिंता के विषय थे। आर्थिक संकट जो युद्ध के पूर्व चीनी राष्ट्र को उद्वेलित किए हुए था, युद्ध के कारण और अधिक हो गया। युद्ध काल में उत्पादन घटा, वस्तुओं के मूल्य अधिक हो गए। चीनी पदाधिकारी भ्रष्ट थे। व्यापारिक तथा सरकारी क्षेत्रों में मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। धन कमाने और विशेष अधिकारों की रक्षा के प्रयत्नों में राष्ट्रीय लक्ष्य भुला दिया गया था। नए चीनी मध्यम वर्ग की अवस्था बहुत ही दयनीय थी। वह भिखारी बनता गया। दुर्भाग्य से अभाव के युग में अकाल भी पड़ गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषकों ने सैनिकों से शस्त्रास्त्र छीनकर स्वयं हथियार उठा लिए। राष्ट्रीय सरकार ने दमन चक्र प्रारंभ किया। इसके विरोध में देशव्यापी प्रतिक्रिया हुई। चीनी नागरिकों ने चीन के प्रस्तुत दुर्भाग्य व स्थिति का कारण राष्ट्रीय सरकार की नीतियों को बताया। इस स्थिति में दल के सिद्धांतों का प्रचार करने का उपयुक्त अवसर कुंग चांग तांग को मिला, जिसका उसने पूरा उपयोग किया। साम्यवादी सिद्धांतों का जितना प्रसार इस 1 वर्ष में हुआ, उतना उससे पूर्व कभी नहीं हुआ था। युद्ध और चीन। चांग काई शेक की राष्ट्रीय सरकार युद्ध क्षेत्र में बराबर पराजित हो रही थी। उनकी सेना की दशा अत्यंत शोचनीय थी। वायु मार्ग द्वारा उनको जो विदेशी सहायता प्राप्त हो रही थी, उसे समाप्त करने के लिए जापान ने युद्ध के अंतिम चरण में बड़ी भीषणता से दक्षिण पूर्वी चीन में स्थित अमेरिकन वायु अड्डों पर हमला किया। संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र पर शीघ्र जापान का आधिपत्य स्थापित हो गया। सितंबर 1944 ईस्वी में जापानी सेनाओं ने बड़े वेग से कैंटन के उत्तर पश्चिम में स्थित क्यूलिन की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। यह अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सैनिक अड्डा था। इधर राष्ट्रीय सरकार के गिरते हुए मनोबल व युद्ध प्रयत्नों की सूचनाएं चुकिंग की गोपनीयता को दोबारा भेद कर अमेरिका पहुंच रही थी। अतः अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट अत्यंत चिंतित हुए। चांग को प्रोत्साहित करने के लिए तथा साम्यवादी व राष्ट्रवादी सेनाओं के मतभेद को दूर करने के लिए उपराष्ट्रपति हेनरी ए वेल्स को चुकिंग भेजा गया। स्थिति का अध्ययन करने के उपरांत गंभीर परिस्थितियों के कारण वाशिंगटन में चुकिंग सरकार से यह मांग की वाशिंगटन ने चुकिंग सरकार से यह मांग की कि चीनी मोर्चे का संपूर्ण उत्तरदायित्व स्टिलवेल को दे दिया जाए। साम्यवादी सेनाएं अपनी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली द्वारा जापान के विरुद्ध लड़ रही थी, लेकिन कुओमिंतांग तथा कुकचांगतान में परस्पर संघर्ष बड़े पैमाने पर प्रारंभ हो गया था। यह एक बहुत ही दुखद स्थिति थी। ऐसे समय में जबकि शत्रु सेनाएं देश की अंतिम रक्षा पंक्ति को तोड़ने के लिए कटिबद्ध थीं, कुओमिंतांग सरकार की 1 लाख और कुंगचांगतान के 50,000 सैनिक अपने अपने घेरे को सुरक्षित करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। स्टिलवेल इस स्थिति में अत्यंत नाराज था। उन्होंने चियांग
व साम्यवादी सरकार से अनुरोध किया कि राजनीतिक झगड़े हैं यह वार्ता द्वारा सुलझाए सकते हैं। शक्ति का उपयोग शत्रुओं को पराजित करने के लिए आप लोग को करना चाहिए। साम्यवादी सेनाओं एवं नेताओं ने तुरंत स्टिलवेल का अनुरोध स्वीकार करके घोषणा की कि यदि राष्ट्रीय सेनाएं उनके सहयोग से स्टिलवेल के नेतृत्व में जापान के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार हों तो हम सहर्ष लड़ने को प्रस्तुत हैं। परंतु चियांग काई शेक इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अगस्त 1944 ईस्वी में जनरल पैट्रिक जे हर्ले राष्ट्रपति के निजी प्रतिनिधि के रूप में चियांग से भेंट करने के लिए चुकिंग गए। उनका उद्देश्य चियांग व स्टिलवेल के बीच बिगड़े संबंधों को सुधारना, चीन को युद्ध में सक्रिय रखना, चीनी सेनाओं को युद्ध क्षेत्र में तैनात रखना और समस्त चीनी सेनाओं को जापान विरुद्ध युद्ध के लिए संगठित करना था। हर्ले शीघ्र यह बात समझ गए कि चियांग व स्टिलवेल के मध्य जो मतभेद है वे अत्यंत गंभीर है और जिनको सुलझाना संभव नहीं है। हर्ले की रिपोर्ट व चियांग के अनुरोध के पश्चात स्टिलवेल को वापस बुला लिया गया। राजदूत ग्रास के त्यागपत्र दे देने के उपरांत हर्ले को चीन में अमेरिकन राजदूत नियुक्त कर दिया गया, जिसके सामने अब दो उद्देश्य थे। साम्यवादियों एवं राष्ट्रवादियों में मध्यस्थता समझौते के प्रति और दूसरा रूस चीन के संबंध की स्पष्ट अभिव्यक्ति के प्रति। इस समय युद्ध गतिविधियों का केंद्र सुदूर पूर्व में फिलीपींस तथा अन्य द्वीपों की ओर हो गया था। इस कारण राष्ट्रवादियों के सम्मुख सैनिक समस्या कम हो गई। इसी समय हर्ले के प्रयत्नों से पुनः साम्यवादी राष्ट्रवादी समझौता वार्ता प्रारंभ हो गई। अब हम देखेंगे चीन एवं द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत कि जापान का आत्मसमर्पण, साम्यवादी चीन की स्थापना और अंतिम समझौता प्रयास। विश्व युद्ध में रूस के जापान के विरुद्ध युद्ध घोषणा से जापानी साम्राज्यवाद के लिए संकट उत्पन्न हो गया। 1945 ईस्वी में जर्मनी का पतन हो चुका था। अब यूरोप से निश्चित होकर पश्चिमी शक्तियों ने जापान को पराजित करने में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। इंग्लैंड, अमेरिका तथा रूस के मध्य एक गुप्त समझौता हुआ, जिसके अनुसार मित्र राष्ट्रों ने जापान को पराजित करने के लिए रूस को जापान के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया। 10 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिकी वायुयानों द्वारा जापान के दो नगरों हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम गिरने पर जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जापानी सेनाओं ने चीन में अपने हथियार डाल दिए। जापानी सेनाएं कुओमिंगतान, कुकचांगतान दोनों के सैनिक नेताओं को भी, जो उनके अधिक निकट होता था, शस्त्र सौंप देती थी। इस प्रकार से चीन के दोनों दलों के पास पर्याप्त संख्या में आधुनिक शस्त्रास्त्र आ गए थे, जिसके द्वारा चीन के भविष्य का निर्णय होना था। साम्यवादी चीन की स्थापना हो गई। जापान के आत्मसमर्पण के बाद राष्ट्रपति चुकिंग सरकार एवं रूस के मध्य एक समझौता हो गया, जिसके अनुसार साम्यवादी रूस ने चुकिंग सरकार को मान्यता प्रदान की। चीन ने रूस की स्थिति अपने देश में वही स्वीकार कर ली जो कि चीन जापान युद्ध से पूर्व थी। इसके बाद चियांग ने साम्यवादी नेताओं को चुकिंग दोनों दलों के मध्य समझौता वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों दलों के नेताओं के मध्य यह निश्चय हुआ कि डॉक्टर सुन के त्रिसूत्री कार्यक्रम में जो राजनीति शिक्षण का युग है, उसे अब समाप्त कर देश में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की जाए। देश में सर्वदलीय लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए विचार विमर्श हेतु
एक राजनीतिक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें राष्ट्र निर्माण का कार्य एवं राष्ट्रसभा के बुलाने का भी कार्यक्रम तैयार किया जाए। इस समझौता वार्ता को सफल बनाने के लिए एवं दोनों दलों के मत विवाद को शांतिपूर्ण राजनीतिक वार्ता द्वारा हल करने के लिए अमेरिकी सरकार के विशेष प्रतिनिधि जनरल मार्शल चीन गए। इनके प्रयासों से दोनों दल परस्पर मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने को सहमत हो गए। सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में यह आशा प्रकट की जाने लगी कि चीन में दलगत राजनीति समाप्त होकर संयुक्त चीन का स्वप्न पूर्ण हो जाएगा। जनवरी 1946 ईस्वी में राजनीतिक सम्मेलन की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय सभा, जिसका चीनी जनता इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रही है, का निर्माण सन 1946 ईस्वी तक कर दिया जाएगा। राजनीतिक सम्मेलन के निर्णयों का देश में सभी जगह स्वागत किया गया। राष्ट्रीय महासभा हुई। इस समझौते के बाद कुछ दुखद घटनाएं भी घटित हुई। चियांग काई शेक साम्यवादी सरकार के साथ सहयोग करके लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने के इच्छुक नहीं थे। इस कारण यद्यपि उन्होंने दिखावे के लिए समझौते की शर्तों को स्वीकार कर लिया था, फिर भी हृदय से वे साम्यवादियों को नष्ट करने का निश्चय कर चुके थे। उनके संकेत पर साम्यवादियों की राजनीतिक गोष्ठियां, उनके कार्यालयों तथा सभाओं में उपद्रव हुए। समाचार पत्रों के कार्यालयों पर छापे मारे गए। यह सब बातें समझौता वातावरण निर्माण करने की दिशा में सहायक नहीं हो सकती थी। राजनीतिक सम्मेलन के निर्णयों में राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के बारे में कुछ सिद्धांत स्वीकार किए गए थे, परंतु कुओमिंतांग दल के कट्टरपंथी सदस्यों ने उनकी उपेक्षा कर 1946 ईस्वी में चियांग काई शेक के आदेशानुसार राष्ट्रीय महासभा का गठन किया। 25 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसका अधिवेशन प्रारंभ हुआ। लेकिन जिस प्रकार से इस सभा का गठन किया गया था, उसमें यह आशा करना बेकार थी कि इसमें साम्यवादियों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। इसलिए चाउ एंड लाई ने इसका विरोध करते हुए घोषणा की कि उनका दल इस सभा को स्वीकार नहीं करेगा। साम्यवादियों के इस निर्णय की उपेक्षा करके चांग ने उनकी अनुपस्थिति में इस सभा का अधिवेशन किया तथा नया शासन विधान का निर्माण कर लिया। साथ ही यह भी स्वीकार कर लिया गया कि यह नया विधान 25 दिसंबर सन 1947 ईस्वी से लागू कर दिया जाएगा। चियांग काई शेक पिछले काफी समय से जनता को आश्वासन दे रहे थे कि युद्ध की समाप्ति पर देश में लोकतांत्रिक शासन स्थापित किया जाएगा। इस कारण इस समय यदि संविधान नहीं स्वीकृत किया जाता तो चियांग को न केवल जनता का समर्थन खो देने की आशा थी, बल्कि भीषण गृहयुद्ध की भी आशंका थी। अतः संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई। दिसंबर सन 1947 ईस्वी में इसको लागू किया गया। अंतिम समझौता प्रयास सन 1949 ईस्वी में एक बार फिर समझौते का प्रयास किया गया। इस समय चीन के काफी बड़े भूभाग पर साम्यवादियों का अधिकार था। इस कारण पिछले वर्षों की अपेक्षा अब उनकी स्थिति अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ थी। अतः इस बार साम्यवादियों द्वारा समझौते के लिए शर्तें प्रस्तुत की गई थी। दोनों दल अपनी सेनाओं को एक साथ युद्ध बंद करने का आदेश दें। महासेनापति चियांग काई शेक तथा सन 1947 के नवीन संविधान के आधार पर निर्वाचनों द्वारा निर्वाचित उपराष्ट्रपति ली तत्सुंग वेन अपने पद से त्यागपत्र दे दें। सेना का पुनः संगठन हो, सेना के लिए एक शासन विधान तैयार किया जाए और जब तक यह विधान बनकर तैयार हो तब तक के लिए देश का प्रशासन ऐसी सरकार करे जिनमें सब दलों का समुचित प्रतिनिधित्व हो। युद्ध के लिए उत्तरदायी चीनी नेताओं को दंड दे। उपरोक्त शर्तों को अस्वीकार
करने का अर्थ चांग काई शेक के लिए अपनी मृत्यु की स्वयं आज्ञा देने के समान था। अमेरिका इस समय यूरोप में व्याप्त शीत युद्ध के कारण तथा इस भय से कि उसका इस गृह युद्ध में किसी का पक्ष लेने का अर्थ विरोधी पार्टी को रूसी मदद लेने का होगा, चांग को मदद नहीं दे पा रहा था। इस कारण अमेरिका ने साधारणतः तटस्थता की नीति का अनुसरण किया। इससे चांग का पक्ष कमजोर हो गया। विवश होकर उसने अपनी सरकार का कार्यभार उपराष्ट्रपति ली तत्सुंग जैन को सौंप दिया। नानकिंग में राष्ट्रवादी सरकार के प्रधानमंत्री सुन फो ने सामवादियों के साथ समझौता वार्ता करने का प्रयास किया। सामवादी अपनी शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, इसलिए 19 अप्रैल सन 1949 ईस्वी को समझौता वार्ता अंतिम रूप से विफल हो गई तथा राष्ट्रवादी व सामवादियों के बीच खुला संघर्ष प्रारंभ हो गया। निष्कर्ष: चीन 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। जापान के आत्मसमर्पण के पश्चात 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। राष्ट्रवादी तथा सामवादी चीन में मतभेद उत्पन्न हो गया और सन 1947 ईस्वी तक देश गृह युद्ध के कगार पर पहुंच गया। धन्यवाद।